डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई तृतीय के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन विषय के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ या तात्पर्य हमें सबसे पहले जानना है। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके आधार पर वह व्यवस्थापिका के कानून को और कार्यपालिका के आदेश को अवैध घोषित कर सकती है यदि वह संविधान के खिलाफ हो, संविधान के विरुद्ध हो। यदि संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि अथवा संघीय या राज्य प्रशासन द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। राज्यों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग संबंधित उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। तो न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके आधार पर वह विधानमंडल यानी व्यवस्थापिका के कानून को और कार्यपालिका के आदेश अधिनियम को अवैध घोषित कर सकती है यदि वह संविधान के विरुद्ध होता है। और ये न्याय पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, इसके साथ ही उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है। हमारे भारत में एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है, जिसमें सबसे ऊपर टॉप पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय राज्यों में हैं। जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स होते हैं, उसके अधीन हाई कोर्ट्स के अधीन जिला कोर्ट होते हैं, जिला कोर्ट जिसे अधीनस्थ कोर्ट बोलते हैं। उसके बाद मुंसिफ, इस तरीके से प्रामीडिया आकार की एकीकृत न्याय प्रणाली है। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की जो पावर है, जो शक्ति है, वो केवल भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है, इसे भी हम जानेंगे। संविधान दो में से किसी एक सिद्धांत पर आधारित हो सकते हैं। कहीं पर संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया जाता है तो कहीं पर संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। जैसे ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता, इन संसद की प्रभुसत्ता के सिद्धांत को अपनाया गया है और वहाँ कहा गया है कि संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है, जैसा कि डी लोमे ने कहा है। लेकिन अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। भारत में भी अमेरिकी संविधान के समान संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है कि भारत में संविधान सर्वोपरि है और जो सभी शक्तियां संविधान से प्राप्त की जाती हैं। इसके साथ ही भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों दोनों को ही शक्तियां संविधान द्वारा प्रदान की गई हैं, लेकिन उनमें विवाद होने की संभावना रहती है। इसलिए भी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही संविधान के भाग 3 में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालयों द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया गया है और
जो संघात्मक शासन प्रणाली के कारण और मौलिक अधिकारों की रक्षा के कारण भी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का तात्पर्य है कानूनों की वैधानिकता के परीक्षण की शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय की संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देते हैं। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को इसी प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है और न्यायिक पुनरावलोकन के दो शक्तिशाली आधार हैं, एक संघात्मक व्यवस्था और दूसरे मौलिक अधिकार। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन प्रकृति और सीमाएं। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, फिर भी भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र उतना व्यापक नहीं जितना कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे पहले न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, लेकिन इसका जो अंतर है वो ये है कि अमेरिका संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया की शब्दावली को अपनाया गया है, जबकि भारत में जापान संविधान की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। ये अंतर है कि वहाँ न केवल सर्वोच्च न्यायालय ये देखता है कि कानून को किस तरह कानून का निर्माण किया गया है, कानून का क्रियान्वयन किया गया है, अपितु कानून सही है या गलत है इसकी भी व्याख्या वहाँ सर्वोच्च न्यायालय करता है। लेकिन भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है, जिसमें यह है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को अवैधानिक तभी घोषित कर सकता है जबकि संबंधित विधानमंडल ने इस कानून का निर्माण करने में संविधान द्वारा प्रदान की गई अपनी कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय निश्चित करने में कि अमुक कानून संवैधानिक है या नहीं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का या उचित अनुचित की अपनी धारणाओं को लागू नहीं कर सकता। यदि हमारे संघीय राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून ऐसा है जिसका निर्माण करने में सक्षम है, तो उसकी संवैधानिकता को चुनौती देना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति के संबंध में दुर्गादास बसु लिखते हैं, न्यायिक सर्वोच्चता के स्थान पर हमारे संविधान में संवैधानिक सीमाओं के साथ विधायी सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय इस नियम को रद्द कर देगा जो संविधान की सीमाओं के प्रतिकूल है, लेकिन इसके द्वारा प्राकृतिक न्याय की धारणा या संविधान के आदर्शों के आधार पर व्यवस्थापिका द्वारा पारित अधिनियमों को रद्द या संशोधित नहीं किया जा सकता। भारत में न्यायपालिका की स्थिति इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की है। जहां अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है, परंतु भारत में न्यायिक सर्वोच्चता और विधायी सर्वोच्चता के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है? यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के प्रयोग का अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्वक ही किया है, लेकिन कुछ निर्णयों में, विशेषतः 1967 में गोलकनाथ विवाद में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में ऐसी कुछ प्रवृत्तियां देखी गई जिन्होंने इस आलोचना का पात्र बना दिया। इस प्रकार की आलोचना के प्रमुख आधार निम्न हैं। अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य। इसमें संदेह नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक व्यक्ति स्वातंत्र्य और नागरिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य किया है, लेकिन यह भी तथ्य है कि संपत्ति संबंधी प्रश्नों पर इसने एक अनुदारवादी न्यायालय और अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य किया। 1950-51 में इसने जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के अंतर्गत पारित कुछ भूमि सुधार कानूनों को अवैध घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी अनुदारवादिता का सर्वाधिक परिचय 1967 के गोलकनाथ विवाद में 6-5 के बहुमत से यह निर्णय देकर दिया कि संसद ऐसा कोई अधिनियम पारित नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों को छीनता या सीमित करता हो। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और पृथ्वी पर्स के अंत संबंधी आदेशों को अवैध घोषित कर दिया।
एक जन कल्याणकारी राज्य में न्यायपालिका से यह आशा की जाती है कि वह राज्य को जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होगी, लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुछ निर्णयों के आधार पर इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बनने के बजाय बाधक होने का ही कार्य किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदर्शित इस अनुदारवादिता के कारण ही समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्गठित करने और उसके अधिकारों को सीमित करने की मांग की जाती रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णयों में परिवर्तन, समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों में ही परिवर्तन कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के प्रयोग पर एक प्रमुख आपत्ति यह की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों में अनवरत परिवर्तन करता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप संवैधानिक कानून की समस्त व्यवस्थाओं के प्रति भ्रांतियां उत्पन्न हुई हैं। इसमें संदेह नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को वैधानिक दृष्टि से अधिकार प्राप्त है कि वे अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर उनमें परिवर्तन कर सकें, और न्यायमूर्ति हेगड़े इसे न्यायिक पुनरावलोकन का अनिवार्य अंग मानते हैं। लेकिन 1967 से 71 के काल में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णयों को जिस प्रकार से परिवर्तित किया है उसे उचित कहा जा सकता है, उचित नहीं कहा जा सकता। जैसे 1952 में शंकरी प्रसाद और 1965 में सज्जन सिंह के मामले में प्रथम में सर्वसम्मत और द्वितीय में बहुमत निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है यदि इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए। लेकिन 1967 के गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को संविधान के भाग 3 के किसी उपबंध को इस तरह से संशोधित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा जिससे कि मौलिक अधिकार छीने जाएं या सीमित हो जाएं। संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1967 से 1971 के काल में जिस प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया गया उससे ये नितांत स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था में वह भूमिका अदा करने की चेष्टा की जो संविधान निर्माता उसे नहीं देना चाहते थे। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाते हुए भी उसकी सीमा निर्धारित की गई हैं और भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन उस विस्तार तक नहीं है जिस विस्तार तक ये व्यवस्था अमेरिका में है। न्यायालय भी सामान्यतः अपनी सीमा को स्वीकार करता है। स्वयं न्यायमूर्ति RS दास के शब्दों में न्यायालय संविधान का विश्लेषण एवं व्याख्या कर सकता है तथा उसके वास्तविक अर्थ का पता लगा सकता है, परंतु एक बार इस कार्य को संपन्न करने के बाद वह उसकी बुद्धिमत्ता या नीति को चुनौती नहीं दे सकता। संविधान सर्वोच्च है। न्यायालय के द्वारा संविधान को उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जैसा कि वह है, चाहे वह उसके आदर्श संविधान के पूर्वाग्रहों से मेल न खाता हो। लेकिन 1967 के गोलकनाथ विवाद और उसके पश्चात दिए गए कुछ निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पर संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं पर अतिक्रमण किया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अस्थिरता। न्यायिक पुनरावलोकन के कारण सदैव ही इस बात का भय रहता है कि संसद द्वारा निर्मित कानून और शासन द्वारा अपनाई गई नीति न्यायपालिका द्वारा सदैव अवैध घोषित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अस्थिरता का वातावरण बना रहता है जो कि निश्चित रूप में समस्त व्यवस्था के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। न्यायिक पुनरावलोकन के आलोचकों का कथन है कि न्यायपालिका के द्वारा अपने आप को कानूनी प्रश्नों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति को जन्म। न्याय पुनरावलोकन की शक्ति के कारण जब संसद द्वारा निर्मित कानूनों को न्यायपालिका के द्वारा अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा होती है, और जब राज्य व्यवस्था के दो प्रमुख अंगों के बीच ऐसी स्थिति हो तो शासन ठीक प्रकार से नहीं चल सकता। इस प्रकार ये जो 5 बिंदु हैं ये न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना के बिंदु हैं, जिसमें प्रथम है अनुदारवादी शक्ति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कार्य किया जाना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्ण निर्णयों में परिवर्तन किए जाना, संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण किया जाना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अस्थिरता, संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति को जन्म देना, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति की आलोचना की जाती है। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का महत्व क्या है?
न्यायिक पुनरावलोकन की उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र के लिए नितांत आवश्यक और भारत की समस्त राज्य व्यवस्था के लिए अत्यधिक हितकर है। संविधान द्वारा संघीय व राज्य सरकारों के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर इसकी रक्षा संभव है। शासन की शक्ति पर अंकुश रखने तथा नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का कार्य भी न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संविधान के संतुलन चक्र का कार्य करती है और न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संविधान के अधिकारी, व्याख्याता तथा रक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में कुछ आलोचना नितांत भ्रमपूर्ण है। तथ्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुदारवादी या प्रगतिवादी शक्ति के रूप में कार्य किया है। कुलदीप नैयर ने अपने एक लेख में नितांत सही रूप में लिखा है कि न्यायालय से न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार छीना जाना लोकतंत्र के हित में नहीं होगा। न्यायिक पुनरावलोकन शासन की शक्ति को मर्यादित रखने का एक प्रमुख साधन है। सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में कहा, न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का एक मूलभूत लक्षण है। संसद संवैधानिक संशोधन के आधार पर भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। जैसा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का मूल ढांचा के अंतर्गत माना गया है। हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है और न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का आधार का जो सिद्धांत है वो क्या है। याद रखें, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का अर्थ यह सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसके आधार पर वह व्यवस्थापिका के कानून और कार्यपालिका के आदेश को अवैध घोषित कर सकती यदि वह संविधान के विरुद्ध हो। ये इसलिए जरूरी है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संविधान के रक्षक के रूप में, संविधान की व्याख्या के रूप में और इसके साथ ही जो संघ और राज्यों के बीच विवाद है उसका निपटारा करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का होना जरूरी है। इसके साथ ही मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग किया जाता है और भारत में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। इसे अमेरिका के साथ इसकी तुलना करते हैं तो अमेरिका में इसका विस्तृत रूप है, जबकि भारत में इसको सीमित, क्योंकि भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है जबकि अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है। और यह भी हमें याद रखना चाहिए कि न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचनाएं किन किन आधारों पर की जाती है, इसके साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व क्या है। अंत में महत्व लिखना जरूरी है कि ये शासन की शक्ति पर अंकुश रखने के लिए और नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन का होना भारतीय लोकतंत्र के हित में है। धन्यवाद।